हाइब्रिडेशन चेक करना। बताओ H2S का हाइब्रिडेशन क्या है भाई? दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? हाँ, sp3। बिल्कुल गलत। अरे भाई नो हाइब्रिडेशन बेटा, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो। याद नहीं है क्या? ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो एंगल कितना था इसका, बॉन्ड एंगल कितना था इसका? 92 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल निकल करके आया था। याद? SF2 में हाइब्रिडेशन है दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर है। आई बात समझ में? है ना? अब बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन है तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 109 के आसपास पहुंच गया होगा, है ना? क्योंकि मिक्सिंग हुई होगी, मिक्सिंग होकर के मिक्स होकर के चार नए H2 बने होंगे, अपने आप को 109 पे ले गए होंगे, तो कहीं ना कहीं 109 107 के आसपास का एंगल होगा, जो कि पक्का है 90 से तो ज्यादा है। मतलब इन तीनों में इससे तो एंगल ज्यादा ही है इन दोनों का, है ना? अरे बोलो ना। अब इन दोनों में क्या चेक करोगे भाई? एफ भाई देखो सिंपल सी बात है, सेंटर तो सेम चल रहा है ना? हाइब्रिडेशन दोनों में सेम है, लोन पे का नंबर दोनों में सेम है, तो हाइब्रिडेशन सेम, लोन पे का नंबर सेम। सिर्फ अब मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले फैक्टर पे आओ, मैं कहता हूं वो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉन्ड दोनों के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो रिपल्शन एक जैसे है। इसका मतलब लास्ट फैक्टर पे आना पड़ेगा। किस पे? ईएन या साइज फैक्टर। किसका? सेंट्रल या साइड का। चेक करो किस पे लगाना पड़ेगा, साइड वाले का या सेंट्रल का? साइड वाले का लगाओगे। और साइड वाले में दो बातें बताई थी, ईएन फैक्टर कब लगाओगे? जब एफ हो, और साइड में अगर एफ ना हो तो क्या लगाओगे? साइज फैक्टर। क्या इन दोनों में ईएन लगाना है या साइज लगाना है? ईएन फैक्टर लगाना है। तो क्यों बाय ईएन फैक्टर? बाय ईएन फैक्टर क्योंकि एक में कहीं ना कहीं एफ निकल करके आ रहा है, तो बाय ईएन फैक्टर मैं कह सकता हूं इसका बॉन्ड एंगल जो है कम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। क्योंकि जहां ईएन ज्यादा होती है साइड की, वहां बॉन्ड एंगल कम होता है। तो देयरफॉर हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल का H2S का सबसे कम होगा, उसके बाद में SF2 का आएगा, उसके बाद में SCl2 का बॉन्ड एंगल निकल करके आएगा। बोलो सही है? आ जाओ PH3 PF3 PCl3 PBr3 इनकी बात करते हैं, है ना? बिल्कुल वही फंडा है। बताओ PH3 में भी कोई हाइब्रिडेशन है कि नहीं है? नो हाइब्रिडेशन। नो हाइब्रिडेशन, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना निकल के आता है? अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री के आसपास का। PF3 में एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर, तीनों में लोन पेयर सेम, तीनों का हाइब्रिडेशन, इसका भी sp3 इसका भी sp3 इसका भी sp3, हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर का नंबर भी तीनों में एक, यहां पर भी लोन पेयर का नंबर एक, यहां भी लोन पेयर का नंबर एक। क्या ये सेम हो गया? क्या ये सेम हो गया? क्या ये लग पाएगा? नहीं। सब में बॉन्ड कौन से? सिंगल सिंगल। सब में कौन से बॉन्ड है? सिंगल सिंगल। तो यहां भी मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन वाला भी फैक्टर नहीं लग पाएगा। लगेगा कौन सा फैक्टर? चौथा वाला। कौन सा लगेगा? चौथा। और चौथा फैक्टर जो है वो अपने आप में कौन सा है? ईएन या साइज वाला। अब बात ये कौन वेरी कर रहा है, सेंट्रल के साइड? साइड। तो साइड हम के हिसाब से लगाओगे, तो बताओ इन दोनों में कौन सा लगाओगे? बाय ईएन फैक्टर। ईएन फैक्टर से अगर आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों में, तो एफ की ईएन ज्यादा है, तो मैं कहता हूं बॉन्ड एंगल इसका कम होगा। और इन दोनों में किससे देखोगे? बाय साइज फैक्टर। क्यों? क्योंकि जहां ईएन जहां एफ नहीं होता है वहां साइज फैक्टर लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे बेटा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ओवरऑल बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखिए तो PH3 सबसे कम हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल कितना? 93 डिग्री के आसपास। कितना? 93 डिग्री के आसपास का है। इससे तो ज्यादा ही होगा ना बाकी होगा। क्यों? क्योंकि बाकियों में क्या हो गया? हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन होने से एंगल 107 109 के आसपास पहुंच गया, जो कि 90 से तो ज्यादा ही। तो इससे तो इन सब का ज्यादा ही है। अब इनमें लगा दिया आपने कौन सा? ईएन और साइज फैक्टर। ईएन लगाया तो PF3 में सबसे ज्यादा एफ की ईएन है। बोलो ना, ईएन ज्यादा है तो एंगल कम है, तो ये आ गया। अब इन दोनों में क्या देखोगे? साइज। BCl का साइज बड़ा कि BR का? BR का। तो PCl3 पीछे आएगा और PBr3 और आगे आएगा। मेरे ख्याल से ऑर्डर समझ में आ गया होगा कैसे निकल करके आ रहा है पूरा। बोलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब नेक्स्ट वाले पे घुमाना पड़ेगा। पहले इसको देख लेते हैं। नीचे वाली इसकी नहीं है, एक मिनट। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे आओ। CF4 CH4 SI स्केल को बताओ इन एग्जांपल्स के अंदर क्या होगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे बेटा पहले क्या काम है? हाइब्रिडेशन चेक करना। मैं कहता हूँ इसका sp3 है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। क्या हाइब्रिडेशन सेम हो गया? हाँ। क्या सेंटर टर्म दोनों में, इन दोनों में सेम, इसमें अलग चल रहा है? मतलब सेंटर टर्म वेरी तो कर रहा है लेकिन एक में, दो में सेम है, एक में अलग है ना? अब लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर बताओ, लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं? 0। यहाँ भी लोन पेयर कितने हैं? 0। यहाँ भी लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन पेयर 0 हो गया, हाइब्रिडेशन सेम हो गया। मतलब लोन पेयर सब में सेम है एक तरह से 0, है ना? हाइब्रिडेशन सबके अंदर सेम आ रहा है एक तरह से। अब वजह मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले फैक्टर के अंदर देखो, वहां पे वो वाला फैक्टर है, वो लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल रहेगा, तो वो भी नहीं लगेगा। तो अब किस पे आओगे? ईएन और साइज फैक्टर पे। क्या वो लग पाएगा? लग जाएगा। कैसे बताओगे? हाँ, पहले वाले में किससे चेक करोगे? ईएन से हो। बाद वाले में किससे चेक करोगे? बिल्कुल गलत। लास्ट का जो नोट आज लिखवाया ना बेटा आपको, अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 हो,
हाइब्रिडेशन सेम हो और सारे साइड एटम सेम हो तो फिर सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। अरे भाई ये वाले फैक्टर सिर्फ तब लगते हैं जब लोन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन होती है। एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, कल भी बताई थी वाली बात। ये फैक्टर तब लगेंगे जब एटलीस्ट एक लोन पेयर हो। अगर लोन पेयर एब्सेंट है, सारे साइड टर्म डिफरेंट सेम है और सारे हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है तो सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री इसकी? टेट्राहेड्रल। और इसकी भी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर जीरो है तो एंगल सारे कितने होंगे? 109 डिग्री। इसके भी कितने होंगे? 109 डिग्री। इसके भी कितने होंगे? 109 डिग्री के एंगल ही होंगे सभी के अंदर। तो सबके अंदर एंगल क्या निकल के आ रहा है? अरे इक्वल। क्या निकल के आ रहा है? इक्वल। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल निकल करके आएगा। लास्ट नोट आज जो आती है लिखा था वो वाला नोट है ना। लोन पेयर जब जीरो नहीं होते हैं तब वो वाला फैक्टर लगाना है, इस बात को ध्यान रखना। लोन पेयर जीरो है तो फिर आपको ये वाले फैक्टर्स में मूव करने की जरूरत पड़ सकती है, चेक कर लेना एक बार। आ जाओ इस पे। SOF टू SOCl टू SOBr2 में पूछा है एक्स 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 एस और एक्स के बीच में एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, यहाँ पर FClBr को, है ना। स्ट्रक्चर बना लो। बताओ सल्फर के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 में से 2 गए बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ में और 2 F के साथ में बॉन्ड बना लिए। एक F यहाँ, एक F यहाँ, बच गया एक लोन पेयर, बच गया। सेम स्ट्रक्चर बनेगा SOCl2 का, बस F की जगह क्या लगा दूं? Cl। F की जगह क्या लगा दोगे? Cl। और सेम स्ट्रक्चर बनेगा SOBr2 का, ये बन गया यहाँ पर Br और यहाँ बन गया Br और यहाँ आ गया क्या? लोन पेयर। ये हो गया स्ट्रक्चर, तीनों हो गए स्ट्रक्चर, है ना। आपसे कौन सा एंगल पूछा है बेटा? यहाँ पर आपसे पूछा है ये वाला एंगल। देखो F S और F, एक तो ये वाला एंगल पूछा है आपसे बीच में यहाँ पे, इसमें ये वाला एंगल पूछा है, इसमें ये वाला एंगल पूछा है। अब बताओ तीनों के अंदर देखो एक लोन पे 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन तीनों का sp3 आएगा। हाँ तो हाइब्रिडेशन वाला फैक्टर सेम, लोन पेयर तीनों के अंदर एक एक सेम। तीसरे फैक्टर पे आओ, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा कुछ दिख रहा है तो सही, लेकिन लगाना नहीं है क्योंकि जिसके बीच में पूछा है वहां नहीं है। जहां पूछा है इनके बीच में वहां तो सिंगल 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 सिंगल, इसका मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लग पाएगा। किससे आएगा? लास्ट वाले से, EN और साइज फैक्टर से आएगा। यहाँ पे हम सोचना सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लोन है यहाँ पर, है ना, वहां पे लगा सकते हो आप उन फैक्टर्स को। अब उन पे EN और साइज फैक्टर लगाना है, बताओ किसका लगाओगे? सेंट्रल का कि साइड का? साइड का। इन दोनों में क्या चेक करोगे? इन दोनों में तो देखोगे EN फैक्टर से, यहाँ तो दोनों में आएगा बाय EN फैक्टर, यहाँ आएगा EN फैक्टर से, और यहाँ इन दोनों में आएगा बाय साइज फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर F नहीं है तो यहाँ साइज फैक्टर, और इन दोनों में फर्स्ट वालों में F था तो EN फैक्टर। तो बताओ फर्स्ट वालों में, अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड एंगल का? F है तो बॉन्ड एंगल सबसे, और इसमें SOCl2 फिर आगे आएगा और SOBr2 फिर और आगे आएगा क्योंकि Br का साइज सबसे बड़ा है। आई बात समझ में? कर लोगे? आ जाओ इस पे। NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस की बात करते हैं। अमोनियम आयन क्या दे रखा है? पहला काम क्या? हाइब्रिडेशन निकालना। बताओ sp3 ज्योमेट्री है, बोलो ना। सारे साइड एटम सेम है, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? बोलते नहीं है। लोन पेयर इक्वल टू क्या है? 0। बताओ एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा नहीं होगा? होगा। आ जाओ इस पे, यहाँ पे, यहाँ देखो आप, N पे क्या है? लोन पेयर है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन तो sp3 है लेकिन लोन पेयर इक्वल टू 1। यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 है लेकिन लोन पेयर इक्वल टू 2, क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर अवेलेबल है ना। बताओ पहला देखो, पहला फैक्टर देखो, हाइब्रिडेशन क्या वेरी कर रहा है या सेम है? सेम है, लेकिन लोन पेयर वेरी कर रहा है, तो लोन पेयर से आंसर दो। फिर अगर वेरी कर रहा है लोन पेयर और फैक्टर तो आंसर दो। यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, क्या यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। तो ओवरऑल बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या निकल के आएगा? अमोनियम आयन सबसे आगे आएगा, उसके बाद में NH3 आएगा, उसके बाद में NH2 माइनस का ऑर्डर निकल करके आएगा। ये है बॉन्ड एंगल का नेट ऑर्डर। कर लोगे सारे एग्जांपल्स? हाँ बोलो ना, क्या करोगे? छापोगे, फटाफट छापो फुल स्पीड में। अब कैसे करें? ऑनलाइन वालों पहले उधर वाला छाप लो, है ना, ये लो, जल्दी छापो इसको PBR3 तक, टी वाले एग्जाम्पल तक जल्दी छापो।
जल्दी लिखना भैया ना। हो गया सभी का? नहीं, उधर पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन वालों, हो गया? कर दूं? स्लाइड कर दूं? ठीक है, उतारो। हो गया सभी का? हो गया अब तो? यार जल्दी लिखो। ई में 3 पॉइंट लिखे बेटा। एक तो हाइब्रिडेशन sp3 है, लोन पेयर 0 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हो गया सभी का अब तो? ऑनलाइन कर दूं स्लाइड? हो गया ना यहाँ भी सभी का?
जल्दी लिखो, नहीं हुआ था तो दिव्यांशी OCl2 अरे ये भी पक्का है। लास्ट क्लास किसकी थी? हाँ, सीए सर की। ऐसे कैसे चलेगा यार? अच्छा ठीक, चलो देखो अब बढ़े आगे। हाँ डालो, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेंट रूल। पहले इसके स्टेटमेंट लिख लो, दो तीन स्टेटमेंट लिखो बेंट रूल के अंदर। पहले फर्स्ट पॉइंट बेंट रूल का, करें सर? हाँ लिखो, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, more en element, more en element, according to Bent rule, more en element occupies that position of hybrid orbital, occupies that position of hybrid orbital कर नहीं रहा, occupies that position of hybrid orbital where the percentage p comma percentage d, where the percentage p, percentage का साइन बना लेना है ना, where the percentage p comma percentage d characters are maximum, where the percentage p comma percentage d characters are maximum. Second point, lone pair comma multiple bond, lone pair comma multiple bond, lone pair comma multiple bond occupies that position of hybrid orbital, lone pair comma multiple bond occupies that position of hybrid orbitals, occupies that position of hybrid orbitals where the percentage s characters are maximum, where the percentage s character are maximum, where the percentage s character are maximum. लिखा? ठीक है, देखो अब इसी के अंदर बेंट रूल के अंदर ही एक छोटी सी सब हेडिंग है वो डलवा रहा हूं, उसको समझ करके बेंट रूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी सब हेडिंग डालो इसके अंदर, एक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडेशन, use of d orbitals in hybridization, use of d orbitals in hybridization. लिखा? बोलो। मैं बोलता हूँ डी ऑर्बिटल की अगर बात करें, आप देखो ध्यान से इधर, मैं डी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं बोलता हूँ डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और एक डी जेड स्क्वायर होता है ये डी 5 ऑर्बिटल। हाँ, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आने वाले जो 4 लोब्स हैं, इस तरह से डी एक्स वाई होता है। ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में आने वाली 4 लोब्स हैं, और ये यहाँ पर
एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस में आने वाले एक्स जेड होता है। ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आने वाली लूप्स हैं, ये डीएक्स का वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहां पर है ये जेड एक्सिस है, और यहां पर ये कुछ इस तरह से, और ये एक बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। किस किस को ये डी ऑर्बिटल याद आ गए? किस किस को याद नहीं आए? ईमानदारी से बताओ कि ये डी ऑर्बिटल्स के 5 जो शेप होते हैं वो ऐसे होते हैं, और याद ही नहीं आए? एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है बेटा ये 11th का, आनी चाहिए याद। हाँ, डी के 5 ऑर्बिटल ये होते हैं, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डीएक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये यहाँ पे ये होते हैं ऐसे ऑर्बिटल जो अपने आप में एक्सिस के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्सिस के बीच में। और ये एक्सिस पर होते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल के नाम से जाने जाते हैं जो एक्सिस पर हैं, और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के नाम से जाने जाते हैं जो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? ऊपर वाले तीनों नॉन एक्सियल हैं और नीचे वाले दोनों जो हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखो, जो आपने हेडिंग डाली है, एक सब हेडिंग यहाँ पर, उसके अंदर मैं फर्स्ट एक छोटा सा हाइब्रिडेशन लेके चल रहा हूँ, sp3d। क्या लेके चल रहा हूँ? sp3d। sp3d के अंदर ये जो हेडिंग है ना, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडेशन, इसका मतलब है एक्चुअल में कि हाइब्रिडेशन जो आप लिखते हो, जैसे sp लिखा उसमें कोई डी नहीं है, sp2 लिखा उसमें कोई डी नहीं है, sp3 लिखा उसमें कोई डी नहीं है। पहली बार डी कब आया? sp3d में। तो ये जो sp3d में डी आया वो कौन सा आया वो हमें पहचानना है। sp3d में जो डी आया वो कौन सा आया वो हमें पहचानना है। तो यहां पर जो डी होता है वो कौन से होता है वो देखना है। तो s है, px है, py है, pz है, और d जो होता है वो यहां होता है z स्क्वायर। कौन सा होता है? z स्क्वायर वाला। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है वो समझते हैं। 5 ऑर्बिटल यहां मिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो, थोड़ा सा 10% भी तुम्हारे सबसे रिस्पॉन्स मिला ना तो चीजें समझाने में ठीक रहेगा, है ना। बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहते हो ना तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और हर चीज को फिर क्या 2 से 3 बार बोलना पड़ता है। उससे क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जितना पार्ट होना चाहिए एक लेक्चर में उतना नहीं होता, उसका हाफ भी नहीं हो पाता। समझ रहे हो? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो पूछ लो बीच में, तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे फिर, है ना। आ जाओ, sp3d की अगर बात करें, ये सारे ऑर्बिटल्स मैंने यहां लिए हैं। मैंने कहा 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होकर के 5 नए HO में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनको अपन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और सबका नाम क्या होगा? sp3d 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 होगा, है ना। अब ऑर्बिटल्स की जब मिक्सिंग होती है तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने जा रहे हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने जा रहे हैं, वो जिस प्लेन में होंगे या जिस एक्सिस में होंगे, तो उनको बनाने के लिए उसी प्लेन में या उसी एक्सिस में आने वाले ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी मिक्सिंग अच्छे से दे पाएंगे। एग्जांपल से क्लियर करता हूं, जैसे sp3d ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इसका मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। बोलो इतना क्लियर है ना। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पांचों के पांचों के जिस प्रकार से होंगे। हाँ, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो पांचों के पांचों इस प्रकार से होंगे। मैं बोलता हूं ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो अपने आप में मिलके क्या बना रहे हैं? एक प्लेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्लेन। ये ट्रायंगुलर प्लेन है ना। और ऊपर नीचे क्या है अपने आप में? एक ये अगर ट्रायंगुलर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर होगा। मैं बोल रहा हूं इस प्लेन को मैंने माना लेट xy प्लेन। क्या माना इसको मैंने? xy प्लेन। इसको मैंने xy प्लेन माना है। मतलब ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिड वाले जो बने हैं पांचों में से, ये 3 वो xy प्लेन में है। और तो xy प्लेन अगर ये है तो ऊपर नीचे वाले परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा? Z। कौन सा होगा? Z। मैं इस वाली ज्योमेट्री के अंदर, इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ज्योमेट्री में, अगर आपको याद हो तो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स को अपन क्या कौन सी पोजीशन बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। और ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी कहलाती है? इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं तीनों, और ये ऊपर नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड्स हैं, है ना। मैं कहता हूं इन पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन हो रहा था इनकी मिक्सिंग से, तो इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए इन पांचों में से उन 3 ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होगा जो खुद xy प्लेन में ही थे। क्योंकि xy प्लेन में आने वाले HOs को बनाने में xy प्लेन में आने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, क्योंकि जो जहां है उनको वहीं अगर मिक्स होने का मौका मिल जाए और नए HOs में कन्वर्ट होने का मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, काम हो जाएगा। अगर आपने XY वाले को Z में ला करके मिक्स करने की कोशिश करी, यहां पे आने वालों को आपने ऊपर नीचे लाने की कोशिश करी, तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उनका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा, हो सकता है डीस्टेबिलिटी आ जाए वगैरह वगैरह। पर अगर आप चाहते हो कि वो ऑर्बिटल वहीं के वहीं मिक्स होकर के नए HOs में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मैं कहता हूं कि XY प्लेन में आने वाले 3 ऑर्बिटल को बनाने के लिए XY प्लेन में आने वाले ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग
अच्छे से कर पाएंगे। तो आप बताओ XY प्लेन में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 3। तो मैं कहता हूं इन 3 में से मुझे कहीं ना कहीं इन 5 में से कुछ 3 ऐसे ऑर्बिटल उठाने हैं जो XY प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो एक तो मैंने यहां लिया बेटा कहीं ना कहीं S। क्या लिया? S। क्यों? क्योंकि S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। वो हमेशा सेंटर में होता है, वो तो हमेशा हर प्लेन में प्रेजेंट है, तो S तो हमेशा आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या लो? मैं कहता हूं PX और ये क्या लिया बेटा? PY। क्या लिया? PX और PY। मतलब इस ट्रायंगुलर प्लेन में S PX PY का कैरेक्टर ज्यादा है, इसके कैरेक्टर ज्यादा है, और PZ और DZ स्क्वायर के कैरेक्टर कम है। बताओ ये ट्रायंगुलर प्लेन XY प्लेन है, तो ऊपर नीचे वाला क्या हुआ था? Z। ऊपर नीचे वाला कौन था? Z। और ऊपर नीचे कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 2। तो इन दोनों को ऑर्बिटल को बनाने के लिए इन 5 की जब मिक्सिंग हो रही थी, तो दोनों Z वाले ऑर्बिटल को बनाने के लिए Z में रखे हुए ऑर्बिटल ही अपनी मिक्सिंग अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको यह बचाना है कि इन 5 में अब मैं कौन सा ऐसा ऑर्बिटल लूं जो Z में हो। तो P का तो एक ही ऑर्बिटल बचता है बेटा, कौन सा? PZ। कौन सा? PZ। अब बात आती है D का ऐसा कौन सा ऑर्बिटल लूं जो Z एक्सिस पे ही लाई कर रहा हो, जो यहां पर इसकी मिक्सिंग प्रॉपर दे पाए इस HO को बनाने के लिए, Z में आने वाले HO को बनाने के लिए। तो D के 5 ऑर्बिटल में कौन सा ऐसा जो Z पे लाई कर रहा है? DZ स्क्वायर। कौन सा है? DZ स्क्वायर। इसलिए यहां पर DZ स्क्वायर है। क्या है यहां पर? DZ स्क्वायर। इतना समझ में आया? आया समझ में? अब मैं बोलता हूं, अब मैंने नेक्स्ट हाइब्रिडेशन लिया है, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन लिया है। इस नेक्स्ट हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन नेक्स्ट कौन सा हो गया बता? सेकंड नंबर पे sp3d2। कौन सा है? sp3d2। इस हाइब्रिडेशन की बात करें, S लिया है, PX लिया है, PY लिया है, PZ लिया है, एक DZ स्क्वायर। जो आ गया वो तो आ गया, अब जो नया ऐड होने वाला है वो चेक करने वाला है अपन, कौन सा आने वाला है ना? ये चेक करें कि sp3d2 में जो नया D एंटर हुआ है वो कौन सा D है, जो नया D एंटर हुआ है वो कौन सा D है इन 5 में से। बताओ sp3d2 की ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको अपन ऑक्टेहेड्रल नाम से जानते हैं क्या? तो ये मैंने कहा एक ऑर्बिटल यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां है। बोलो सही है ना? ये तो बना रहे हैं स्क्वायर प्लेन। क्या बना रहे हैं? स्क्वायर प्लेन। मान लो इस प्लेन को मैंने यहाँ पे लेट XY प्लेन, क्या माना है यहाँ पर मैंने इसको? XY प्लेन माना है। तो अब XY प्लेन में आने वाले ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 या 4? 4। ऊपर नीचे पक्का क्या होगा फिर? Z होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि ऊपर नीचे PZ और DZ स्क्वायर आने वाला है ना? इन 4 में अब मुझे ऐसे ऑर्बिटल्स को चूज करना है जो इनको बनाने में हेल्पफुल हो, XY प्लेन के ऑर्बिटल्स को बनाने में। तो कौन से लेने पड़ेंगे? XY प्लेन वाले। तो कौन सा होगा? S होगा, PX होगा, PY होगा। ये तो होगा ही होगा। अब ऐसा D का कौन सा ऑर्बिटल लूं मैं यहां पर जो खुद XY प्लेन में ही लाई कर रहा हो? 2 हैं, एक तो DXY, एक तो DXY और एक DX स्क्वायर Y स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा लूंगा? मैं कहता हूं आपको लेना पड़ेगा DX स्क्वायर Y स्क्वायर। ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किस पे है? एक्सिस पे। किस पे है? एक्सिस पे। और एक्सिस एक दूसरे से कितने एंगल पे होती है? 90 पे। और यहां पर जो ये बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे एंगल कितने पे बन रहे हैं? मतलब ये भी किस पे बन रहा है? एक्सिस पे। और वो भी किस पे है? एक्सिस पे। तो एक्सिस पे बॉन्ड बनाने के लिए एक्सिस वाले ऑर्बिटल को लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो जहां है वहीं के वहीं मिक्स होकर के ओरिएंटेशन बिना बदले मिक्सिंग प्रॉपर कर पाएगा। आई बात समझ? इसलिए कौन सा ऑर्बिटल लिया गया यहाँ पर? DX को वाई को। समझ में आया? यहाँ पे D आया तो ये वाला क्यों आया? क्लियर हुआ है ना? अब मैं बोलता हूं यहां पर, ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने लिया एक लास्ट हाइब्रिडेशन जो कि अपना है अपने कोर्स में sp3d3। बताओ S होगा, PX होगा, PY होगा, PZ होगा, DZ स्क्वायर होगा, DX स्क्वायर Y स्क्वायर होगा। जो हो गया, जो आ गया वो तो लेना ही पड़ेगा, है ना? अब नया कौन सा D है जो मुझे यहां पर एंटर करवाना है वो बताओ। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, एक ऊपर और एक नीचे। ये 5 तो मिलकर बना रहे पेंटागोनल प्लेन। बोलो सही है? और ऊपर नीचे क्या बना रहे हैं? एक Z एक्सिस वाला। तो मान लीजिए यहां पे मैंने मान लिया इसको, यहां पर लेट XY प्लेन, मैंने इसको वापस से क्या माना? XY प्लेन यहां पे मान लिया। तो XY प्लेन में आने वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। तो 5 को मिक्सिंग करने में 5 की कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रही होगी। तो इन 7 में से 5 कौन सी उठाऊं बेटा यहाँ पे? क्योंकि ऊपर नीचे वाला तो फिक्स हो गया। ये तो क्या है? PZ। ये क्या है? DZ स्क्वायर है। ठीक है बेटा? अब मैं बोलता हूं यहां कौन से लूं? तो S आएगा, PX आएगा, PY आएगा, DZ स्क्वायर आएगा, DX स्क्वायर Y स्क्वायर आएगा, DX स्क्वायर Y स्क्वायर आएगा। और एक नया D अब कौन सा लूं मैं यहां पर? अब यहां पे नया कौन सा D लूं जो XY प्लेन में ही हो? एक ही बचा है, DXY। कौन सा बचा है? DXY। तो ये वाला D आपको यहां लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ पाते हो कि एक्चुअल में D ऑर्बिटल्स का यूज हाइब्रिडेशन के अंदर कैसे आता है। हमारे काम का एक्चुअल में ये है सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला, ये दोनों हमारे काम का नहीं है, हमारे काम नहीं आएगा। हमारे बेंट रूल को समझने के लिए ये अकेला एक काम आएगा जो ये एक्सप्लेन करता है कि ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन के अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पे कौन से कैरेक्टर ज्यादा है? बताओ। P और D। P और D के कैरेक्टर ज्यादा हैं। और प्लेन में कौन से कैरेक्टर ज्यादा है? S के। प्लेन में किसके कैरेक्टर ज्यादा है? S के। तो प्लेन में S आ रहा है, ऊपर नीचे Z या मतलब ऊपर नीचे D या P आ रहा है।
उसके हिसाब से बेल्ट रूल के स्टेटमेंट्स को हम जस्टिफाई करेंगे। हम बस इतना ध्यान रखें कि इस ज्योमेट्री में ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पे पी और डी कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और एक्सियल ये इक्विटोरियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। याद रखोगे इस चीज को, बस इतना ध्यान रख लोगे ना, अपना काम हो जाएगा। हालांकि पूरी कैलकुलेशन होती है एस कैरेक्टर की, पी कैरेक्टर की, डी कैरेक्टर की, पूरी इसके अंदर ज्योमेट्रीज के अंदर कहां कितने एस कैरेक्टर होते हैं, कितने कैरेक्टर नहीं होते हैं, वो हमें कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा यूज नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, अननेसेसरी उस पे लेवल पे लेके जाएंगे, काम नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रख लो, इस ज्योमेट्री के अंदर ऊपर नीचे पी डी कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। याद रखोगे इतना, इसको उतारो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेल्ट टूल समझते हैं। पेंटागोनल पे इक्वेटोरियल पे डी एक्स वाई क्यों लिया बेटा? क्योंकि डी एक्स वाई अपने एक्स वाई प्लेन माना है ना, तो एक्स वाई प्लेन में बचा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है डी का? एक ही बचा है, एक्स वाई वाला, इसलिए एक्स वाई वाला लिया। प्लीज रिपीट फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेंट रूल। बेंट रूल का फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, द मोर एन एलिमेंट ऑक्यूपाइज दैट पोजिशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स where the percentage p comma percentage d characters are maximum। ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पॉइंट है बेंट रूल का। और sp3d में dz स्क्वायर क्यों आता है बेटा? sp3d में ऊपर नीचे कौन से कैरेक्टर है? एक्स वाई प्लेन माना तो ऊपर नीचे क्या हो गया? z। z में आने वाले कौन से ऑर्बिटल होंगे? pz और dz स्क्वायर। sp3d2 में dx स्क्वायर y स्क्वायर इसलिए लिया है आयुष, क्योंकि वहां पर एक्सिस पे बॉन्ड बन रहे हैं 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर एक्सिस पे बन रहे हैं, और वो dx स्क्वायर y स्क्वायर भी 90 डिग्री पर ही है, इसलिए। हो गया? ओके। इसका बेंट रूल का सेकंड पॉइंट क्या था? लोन पेयर कॉमा मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाइज दैट पोर्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल where the percentage s character are maximum, where the percentage s character are maximum। हो गया? इसी के अंदर यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख दो, एक्सियल पोजीशन यहां लिख देना मोर परसेंटेज पी कॉमा परसेंटेज डी कैरेक्टर, इस वाली ज्योमेट्री में, और एक्सियल इस पे इक्वेटर लिख देना मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, इस वाली ज्योमेट्री की बात हो रही है, बस ध्यान रखना आगे वाली ज्योमेट्रीज में ये रूल नहीं लगता है ना, सिर्फ फर्स्ट ज्योमेट्री की हमारे काम की है, इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं। हो गया होगा लिखने वाला काम? हटा दूं अब? बाहर क्यों? हो गया? हाँ लिखे जाओ, इसको ही लिख लेना पूरे दिन भर, पता नहीं क्या कर रहे हो।
ऑनलाइन वालों ने पहले लिख लिया था, नहीं लिख रहे हैं यार, इतनी देर में क्यों लिखेंगे? यस सर हो गया, कुछ भी हो सकता है लेकिन सही है। हटा रहा हूं अब मैं, है ना? अब तो हो गया होगा। लो देखो स्टार्ट करते हैं बेंट रूल का पार्ट। ये भी हटा ही देते हैं, सूखेगा नहीं तो। देखो करें स्टार्ट बेंट रूल। हाँ देखो ध्यान से, जैसे आपने अभी देखा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज पी कमा परसेंटेज डी कैरेक्टर मैक्सिमम थे, ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या थे? एस कैरेक्टर ज्यादा थे। बेंट रूल का पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो वो ऐसी पोजीशन को जाना पसंद करता है जहां पर पी कैरेक्टर या डी कैरेक्टर ज्यादा हो, और लोन पर या मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो कहां जाना पसंद करता है? जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो अगर मैं ज्योमेट्री बोलता हूं, जैसे एग्जांपल के रूप में यहां पे लिया आपने, लेट्स सपोज, इसमें इंक डाल लेना, एक तो इसमें इंक डाल देना। एक एग्जांपल लिया आपने यहां पे, लेट्स सपोज PCl3F2, ठीक है, PCl3F2 मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें यहां पे देखो, आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए आपसे यहां पे पूछा गया है, बताइए FPF बॉन्ड एंगल कितना है? FPF बॉन्ड एंगल कितना है? ठीक है, अगर हमें बेंट रूल की नॉलेज ना हो तो हम क्या करेंगे, इसके 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो क्या क्या बना सकते हैं। जैसे मैंने ये फॉस्फोरस लिया है, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मैंने क्या करा, एक F को यहां लगा दिया, एक F को मैंने यहां लगा दिया, एक Cl को मैंने यहां लगा दिया, एक Cl को मैंने यहां लगा दिया, एक Cl को मैंने यहां लगा दिया, और मैंने बोला FPF एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास का है ना। या फिर मैं इसकी ज्योमेट्री ऐसे ही बना सकता हूँ कि मैंने यहाँ P को यहां रखा, एक F एक पोजीशन, ये कुछ इस तरह की पोजीशंस हैं, एक F मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, या फिर एक F मैंने यहां लगा दिया, एक F यहां लगा दिया, तीनों Cl जो है मैंने यहां लगा दिए, और इनके बीच में एंगल बता दिया कितना, 120 का। ये भी तो पॉसिबल है ना। या फिर मैं इस तरह से कर सकता हूं कि P के साथ मैंने एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाई है कि 3 बॉन्ड, ये F यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, और तीनों Cl जो है मैंने यहां लगा दिए। बताओ यहां एंगल कितना दिखा दिया, 180 डिग्री का। अब बताओ पॉसिबल एंगल सही कौन सा है, 90 है या 120 है या 180 है? तो मैं कहता हूं बेटा इसकी करेक्ट ज्योमेट्री जो है वो ये वाली है, ये करेक्ट ज्योमेट्री है इसकी। ये वाली ज्योमेट्री गलत, ये वाली ज्योमेट्री गलत है। पर अगर हमें बेंट रूल की नॉलेज ना हो तो हम कुछ भी बना सकते हैं। और बेंट रूल ये समझाता है कि इस ज्योमेट्री में मोर ईएन वाला एलिमेंट जब भी आएगा तो वो हमेशा ऐसी पोजीशन पे जाएगा जहां पीओडी कैरेक्टर, और आपने अभी देखा पीओडी कैरेक्टर कहां जाते हैं, एक्सियल पे कि इक्विटोरियल पे। इसलिए मोर ईएन वाले एफ को, क्योंकि सीएल और एफ में मोर ईएन एफ का है, तो उसको पहले कहां रखा आपने, ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन, पहले उसकी एक्सियल पोजीशन डिफाइन करोगे, उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स को आप यहां रखोगे। आई बात समझ में, है ना। तो ये एंगल, ये ज्योमेट्री सही है। एफपीएफ एंगल आपको 180 के हिसाब से आंसर देना है अगर पूछ लिया जाता है, तो ये करेक्ट ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इसी तरह से रिलेटेड अगर मैं बोलता हूं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर आपसे बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर को, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको बताना है कैसे कैसे बनाएंगे। मतलब यहाँ पे XgF2 लिया आपने, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया आपने XgF2 का। इस XgF2 के अंदर जिरन के आउटरमोस्ट में कितने, 8, कितने बॉन्ड बनाने में गए, 2, बच्चे कितने, 6, मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, 5 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d। क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3d। sp3d हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं लोन पेयर भी आ रहे हैं और एटम भी आ रहे हैं, f यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पर स्ट्रक्चर बनाओ उसका, बताओ पहला बॉन्ड क्या बोलता है इसका, बेंट रूल का, मोर इन एलिमेंट ऑक्यूपाइज पीओडी कैरेक्टर वाली पोजीशन। बताओ पीओडी कैरेक्टर कौन सी थी, ऊपर नीचे थी या फिर इक्वेटोरियल पे थी, एक्सियल पोजीशन पे थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां आएगा जिनन, यहां मैंने लगा दिया एक एफ नीचे एक एफ ऊपर, बोलो सही है।
लोन पेयर कहां जाएगा? जहां पी और डी कैरेक्टर ज्यादा हो या एस कैरेक्टर ज्यादा हो? एस कैरेक्टर। कहां? इक्विटोरियल पे के एक्सियल पे? इक्विटोरियल पे। तो यहां आ गया लोन पेयर, यहां आ गया लोन पेयर, यहां आ गया लोन पेयर। बोलो बात सही है ना? यही ज्योमेट्रिक से सही है। अगर हमें बेंड रूल की नॉलेज नहीं होती तो हम क्या करते? हम यहां भी एफ लगा सकते थे, यहां भी एफ लगा सकते थे, बची जगह पे लोन पे लगा देते, कुछ भी लगा सकते थे। हो सकता है हमने यहां एफ लगाया, यहां एफ लगाया, यहां पे तीनों जगह लोन पे लगा दिए, पर हमें पता चल गया अब कि एक्चुअल में बेंड रूल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे मोरियन वाला पोजीशन जाएगा और लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगे इस ज्योमेट्री के अंदर। बाकी ज्योमेट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें आप वैसे ही बना लो, आगे बताएंगे इसको, है ना? तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना। बताओ इसका स्ट्रक्चर, सेकंड वाले का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगर मैं XgO2F2 लेता हूं तो यहां पर इसका लेता हूं तो बताओ जीरन, जीरन के साथ में बताओ कितने एफ है? दोनों मोरियन वाले हैं क्या? क्या एक्सियल पोजीशन पे डाल दूं? डाल दूं। बताओ डबल बॉन्ड आ रहे हैं दोनों ऑक्सीजन के साथ में, डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। और लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहां जा रहे हैं? एस कैरेक्टर वाली जगह पे या पीओडी वाली पे? एस कैरेक्टर कहां है? इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे? इक्वेटोरियल कहां है? ऐसे प्लेन में, तो प्लेन में डाल दूं, दो डबल बॉन्ड, एक यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर। बोलो सही है? बचा क्या? एक लोन पेयर। ये बन गया स्ट्रक्चर। अगर बेंड रूल की नॉलेज नहीं होती तो क्या करते? ऊपर भी लगा सकते थे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एफ यहां लगा देते, हो सकता है। हो सकता है डबल बॉन्ड एफ यहां लगा देते, कुछ इस तरह से कर सकते थे। पर ये बेंड रूल की नॉलेज से पता चल गया एग्जैक्ट ज्योमेट्री इसकी ये बनेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लगा दो इस ऑप्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोन पे यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों 120 पे है एग्जैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विटोरियल पोजीशन पे कहीं भी लगा सकते हो, एग्जैक्ट एंगल पर है। आई बात समझ में, है ना? यहीं लगा दो। अभी ये यहां लगाने का रीजन क्या होता है पता है? आपको सीसॉ ज्योमेट्री प्रॉपर दिखती है, बस। कौन सी ज्योमेट्री है? सीसॉ। तो सीसॉ शेप प्रॉपर दिख रहा है, आप वहां भी लगा दोगे तब भी दिखेगी सीसॉ ज्योमेट्री, लेकिन आपको घूमना पड़ेगा। तो आप कहां तक घूमोगे इसे मॉलिक्यूल में? इसको घुमाओ, है ना? थोड़ी थोड़ी घूम घूम के देखोगे, ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे करके देख रहे हो, अच्छा लगेगा, है ना? इसको घुमाओ, आपको ज्योमेट्री प्रॉपर नजर आनी चाहिए, इसलिए यहां लगा दिया और लोन पे वहां लगा दिया। ठीक है, ये सीसॉ ज्योमेट्री का, सीसॉ शेप का मॉलिक्यूल निकल करके आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, लेट्स सपोज बोला गया है आपको यहां पे कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड एंगल अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आपको यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये एक आपको मॉलिक्यूल दिया गया CHH और यहां पर एक F दिया, यहां पर एक F दिया। ठीक है, बोलो सही है? यहां पर इस एंगल को बोल दिया बीटा और इस एंगल को बोल दिया अल्फा। बोला क्या बताइए? अल्फा ज्यादा है के बीटा ज्यादा है? अल्फा ज्यादा है के बीटा ज्यादा है? ये हाँ सही है, सही चल रहा है। अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तुक्के मत मारो, बीटा 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 बिल्कुल गलत है, बीटा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अल्फा बोलोगे तो भी गलती बताऊंगा अभी, तो करो पहले सॉल्व। अल्फा बीटा की बात करें यहां पर बेटा, तो अब देखो दोनों में कौन सा एंगल ज्यादा है, कौन सा एंगल कम है, ये पूछा गया आपसे यहाँ पे। बताओ, मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले? बेंड रूल की एप्लीकेशन क्या बोलती है? बेंड रूल क्या बोलता है? मोरियन एलिमेंट कहां जाता है? मोरियन एलिमेंट को कौन से कैरेक्टर पसंद है? पी और डी कैरेक्टर। बताओ यहां पर अगर मैं इस सेंट्रल एटम कार्बन का हाइब्रिडेशन देखूं तो क्या आएगा? sp3। sp3 का मतलब क्या है? 25% तो क्या है बेटा? s, और 75% क्या है इसके पास में? p है। बोलो बात समझ आ रही है? मान लीजिए ये मॉलिक्यूल एक घर है और घर का मुखिया है कौन? सेंट्रल एटम। कौन है ये? कार्बन। अब मुखिया का काम क्या होता है? कोई भी चीज अगर घर के सदस्यों को बटे तो इक्वल इक्वल बटे या अलग अलग तरीके से बटे? इक्वल। वो उसकी कोशिश थी बराबर मात्रा में बांटे। 25% एस को भी वो बराबर मात्रा में बांटना चाहता है चारों को, और 75% पी को भी बराबर मात्रा में बांटना चाहता है चारों को। लेकिन चारों सदस्य एक प्रकार के कभी नहीं होते। घर के मुखिया तो चलो बड़ा है, बड़प्पन दिखा करके बराबर करने की कोशिश करता है, लेकिन घर के छोटे लोग थोड़ी ऐसे होते हैं। किसी की पसंद अलग होती है, किसी की पसंद अलग होती है। इसमें मोरियन एलिमेंट को क्या पसंद है? पी और डी कैरेक्टर। और लेसियन वाले को क्या पसंद है? एस कैरेक्टर। एक तरह से भाई मोरियन वाला पी ले जाएगा तो उसको ऐसे बटेंगे। तो इसने पहले ही कार्बन को बोल दिया घर के मुखिया को कि मुझे पी कैरेक्टर ज्यादा दे देना, मुझे पी कैरेक्टर ज्यादा देना। तो इसने क्या करा? पी कैरेक्टर इसको ज्यादा दे दिए, क्योंकि अगर इसने इसको पी कैरेक्टर ज्यादा नहीं दिए तो ये लेके बैठा हुआ है क्या? 3-3 लोन पे, लोन पे लेके बैठा हुआ 3-3। इतना ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन लाएगा कि मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा। तो उसको ना खुश करने की बजाय उसको खुश रखो, वो जो मांगता है दे दो। तो इसने क्या मांगे? पी कैरेक्टर। क्या मांगे? पी कैरेक्टर। तो इसने क्या करा? पी कैरेक्टर मांगे तो इसने की तरफ तो बढ़ गए पी कैरेक्टर, यहां बढ़ गए पी कैरेक्टर, यहां बढ़ गए पी कैरेक्टर। तो एफ की तरफ अगर पी कैरेक्टर बढ़ गए तो मुझे बताओ कार्बन के पास में कौन से कैरेक्टर की कमी हो गई? पी की कमी हो गई। तो कौन से कैरेक्टर बढ़ गए? एस बढ़ गए। तो एस कहां बटेंगे? इधर की साइड बढ़ेंगे। बोलो ना, एस कैरेक्टर कहां बचेंगे? इधर। हाइड्रोजन को एस देना पड़ेगा, उसको जो है वही तो बचेगा। इसको पी ज्यादा मिल गए। अब आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, और इनवर्सली वो जो प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज पी के? बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बताओ एस कैरेक्टर कहां ज्यादा बढ़े? अल्फा वाली साइड पे, अल्फा वाली साइड पे या बीटा वाली साइड पे? बताओ। हाँ,
अल्फा वाली साइड पे और बीटा वाली साइड पे बॉन्ड एंगल कम रहेगा। अल्फा वाली साइड पे अगर एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़े तो वो एंगल ज्यादा और बीटा वाला एंगल कम। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो अल्फा ज्यादा होगा किससे? बीटा से। अल्फा ज्यादा होगा किससे? बीटा से। ये कंपैरिजन हो गया बॉन्ड एंगल का अकॉर्डिंग टू व्हाट? बेंड रूल। अकॉर्डिंग टू बेंड रूल कर सकते हो, है ना? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो बनता है यहाँ पे वो देख लो आप ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर आपको ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, बॉन्ड लेंथ आपको, है ना? कंपेयर करनी है आपको बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। एक तो आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है H2O2 में और O2F2 के अंदर कंपेयर करनी है OO वाली बॉन्ड लेंथ। क्या करनी है? O वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। स्ट्रक्चर बनाओ, H2O2 का स्ट्रक्चर बनाया आपने HOO, यहाँ पर H, यहाँ बनाया FOO और यहाँ पर F। बोलो सही है? बताओ बीच वाले दोनों ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर दो बॉन्ड दिख रहे हैं। अरे इसके भी दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी दो बॉन्ड बन रहे हैं और दोनों पे लोन पेयर कितने कितने हैं? अरे यार दो दो लोन पेयर कितने हैं? तो दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है? इसका भी क्या है? इसका भी क्या है? इसका भी क्या है? sp3 का मतलब वही 25% s और 75% p। अब बताओ उसका काम क्या है? घर का मुखिया है तो क्या काम है? बराबर बांटना, है ना? तो अब लेकिन यहां कौन हुआ है? f और यहां कौन है? h। फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है कि कम है? तो मोर ईएन वाला क्या खींचेगा? तो इसने अपनी तरफ अगर पी कैरेक्टर खींच लिए, इसने पी कैरेक्टर यहां खींच लिया, इसने भी क्या खींच लिया? पी कैरेक्टर अपनी तरफ खींच लिया। तो बताओ इस बॉन्ड पे कौन से कैरेक्टर बढ़ गए? एस कैरेक्टर बढ़ गए। कौन से कैरेक्टर बढ़ गए? एस कैरेक्टर बढ़ गए। और जहां एस कैरेक्टर बढ़ते हैं ना बेटा, वहां की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। वहां की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्यों? एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है? बताओ एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। पी और डी बड़े होते हैं। तो जो सबसे छोटा ऑर्बिटल है अगर उसकी परसेंटेज बढ़ रही है तो ओवरऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? अरे भाई छोटे वाले की परसेंटेज बढ़ेगी तो साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? और साइज अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बनने वाला बॉन्ड की लेंथ कम होगी, बनने वाले बॉन्ड की लेंथ कम होगी। तो जितना एस कैरेक्टर बढ़ेंगे छोटे वाले ऑर्बिटल की परसेंटेज बढ़ेगी, बड़ों वालों की कम हो जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा है और हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा है तो ओवरऑल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड की लेंथ भी छोटी रहेगी। जहां पी और डी कैरेक्टर ज्यादा बढ़ते हैं, बड़े वाले ऑर्बिटल्स का परसेंटेज बढ़ता है, वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है। और जब हाइब्रिड का साइज बढ़ जाता है तो ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड भी बड़ी लेंथ का बनता है, बॉन्ड लेंथ बड़ी रहती है। तो यहाँ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है छोटी हो जाएगी क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसलिए यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ की बॉन्ड लेंथ कम आएगी, यहाँ की कंपेरिजन में यहाँ की बॉन्ड लेंथ कम आएगी। कर सकते हो। एक तो मेथड ये हो गया बेंट रूल के अकॉर्डिंग। इसका एक मेथड और है जिसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड लगा करके भी आप कहीं ना कहीं बेंट रूल को समझा सकते हो। कैसे हो सकता है वो देखो आप ध्यान से, मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने H2O2 की बात करी, यहाँ पे ये रहा H2O2 और यहाँ पे अपन बात करें F2O2 की, ठीक है? ये रहा, दोनों का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बताओ यहाँ पर अपन H पे क्या चार्ज मानते हैं? H की इनकम है या O की इनकम है? H की इनकम है तो H पे क्या चार्ज आएगा? +1। तो इस पे कितना आएगा? अब बताओ O पर O से कितना आएगा? कुछ नहीं क्योंकि ईएन का डिफरेंस 0। इस पर इसके कारण कितना आएगा? कुछ नहीं क्योंकि ईएन का डिफरेंस 0 है। भाई दोनों सेम ईएन वाले हैं तो कोई चार्ज एक दूसरे पर डेवलप नहीं करेंगे। इधर कितना है? हाइड्रोजन कम ईएन वाला या माइनस ज्यादा ईएन वाला? कम ईएन वाला। कम ईएन वाला तो इसमें कितना आएगा? +1। तो इसमें कितना आएगा? -1। तो ये दोनों ऑप्शन कौन सी हुए? -1 वाले। कौन सी हुए? आ जाओ इस पे आ जाओ। बताओ ओ की ईएन ज्यादा है क्या F की? F की। तो F पे कितना आएगा? -1। यहां भी कितना? -1। यहां कितना? +1। यहां कितना? +1। तो ये दोनों ऑप्शन कौन सी हुए? माइनस वाले और या प्लस वाले। बताओ प्लस चार्ज वालों पे साइज छोटा होता है या माइनस वालों का साइज छोटा होता है? जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाता है उतना साइज छोटा होता जाता है। जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा होगा। तो जितना साइज छोटा होगा, अगर इन दोनों एटम पे प्लस चार्ज है, इन दोनों पे माइनस चार्ज है, तो इन दोनों का साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो बॉन्ड की लेंथ अपने आप ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ अपने आप ही कम होगी। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज अपने आप उतना ही कम होता चला जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। बोलो जल्दी से। हाँ सभी को क्लियर हो गया। इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेट्स सपोज एक एग्जांपल और समझाते हैं पहले। यहाँ पर देखो ध्यान से। एक एग्जांपल आपको दिया C2H6 और C2F6, ये दोनों दिए गए हैं। बोला गया CC वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। बताओ C और C के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ। ठीक है, अब बताओ दोनों के अंदर कैसे कंपेयर करोगे आप? यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, कार्बन के साथ में यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका हो गया। C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। C C एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ,
एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ और ये एक एफ यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा मेथड लगाना बेटर है, बेंड टूल लगाना बेटर है कि ऑक्सीजन स्टेट? ऑक्सीजन स्टेट वाला मैटर जो है मेथड वो ज्यादा इजी है। बताओ एफ के करंट कितना आएगा इसमें? +1, यहां भी +1, यहां भी +1, तो कितना आ गया? +3। इधर से भी कितना? +3, इधर से +3, इधर से +3, ये तो प्लस वाले हो गए। और ये कौन से हो गए? माइनस वाले। कौन से हो गए? ये माइनस वाले हो गए। तो बताओ माइनस वाले बड़े हैं कि प्लस वाले बड़े हैं? माइनस वाले बड़े हैं, प्लस वाले छोटे हैं। जो प्लस वाले साइज में छोटे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ अपने आप ही कम होगी। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा है, इधर कम है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, एक एग्जांपल और लूं? लो चलो एक एग्जांपल और लो और क्लियर हो जाएगा। N2O3 दिया गया मान लो आपको यहाँ पर, और N2O4 दिया गया है। N2O3 और N2O4 दिया गया है ना? बोला गया बताइए इनके अंदर आप NN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी। क्या करना है? NN वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी। तो दोनों के स्ट्रक्चर बना लो। NN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। बोलो ये इसका हो गया N2O3 का। हो गया। N2O4 पे आ जाओ। NN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ। ये N2O4 का स्ट्रक्चर हो गया। हो गया है ना? अब दोनों में NN का देख लो आप यहाँ पे। बेंड टूल से भी सॉल्व करते हैं इसको और अपन ऑक्सीजन स्टेट मेथड से भी करते हैं, है ना? पहले बेंड टूल लगा के देखते हैं। बताओ ये कौन है? ओ, मोरियन या लेसियन? मोरियन। क्या कौन से कैरेक्टर खींच के ले गया? पी कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर ले गया? पी कैरेक्टर। यहां देखते हैं, पी कैरेक्टर ले गया यहाँ पे, ये पी कैरेक्टर खींच के ले गया। ये भी कौन से ले गया? पी कैरेक्टर खींच के ले गया। ये भी कौन से ले गया? पी कैरेक्टर ले गया। ये भी कौन से ले गया? पी कैरेक्टर ले गया। अगर सारे पी कैरेक्टर ले गए तो यहां कौन से कैरेक्टर बढ़ गए? एस कैरेक्टर बढ़ गए। यहां कौन से कैरेक्टर बढ़ गए? एस कैरेक्टर बढ़ गए। बीच में एन एन बॉन्ड पे एस कैरेक्टर बढ़ गए, बढ़ गए, है ना? यहां देखो, यहां ये क्या ले गया? पी। ये क्या ले गया? पी। ये क्या ले गया? पी। लेकिन ये ले गया एस। क्यों? लोन पेयर है। तो ये अगर एस ले गया तो यहां पर एस कैरेक्टर तो बढ़ेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सारे क्या ले गए थे? तो सारा एस यहां बढ़ गया था। आई बात समझ में? देखिए यहां सारे एस जो ये हैं वो पी नहीं लेके गए हैं, सारे पी नहीं लेके गए, ये कुछ थोड़ा एस भी ले गया। तो यहां पर जो एस कैरेक्टर रहेगा और यहां जो एस कैरेक्टर रहेगा उसमें ये वाला एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। आई बात समझ? अरे बोलो ना, आया समझ में? अब इसको ऑक्सीजन स्टेट मेथड से करो। बताओ इस पे चार्ज कितना? -2। तो इस पे कितना? +2। -2 से +2, -2 से +2, तो इस पर कितना आएगा? +4 आएगा। +4। इनको मैं भी थोड़ा सही कर दूंगा साफ साफ। यहां पर कितना? -2 से +2, तो इस पे आया +2। कितना? +2। एक नाइट्रोजन +2 वाला, एक नाइट्रोजन +4 वाला। बोलो बात समझ में आ रही है? आ जाओ इस पे। यहां पे कितना? -2 से +2, -2 से +2, तो इस पे कितना आ गया दोनों साइड से? +4। इस पर भी कितना? +4। अब यहाँ दोनों प्लस वाले हैं, +4 वाले, और यहाँ एक +4 और एक +2 वाले। यहाँ दोनों ही +4 वाले हैं। साइज ज्यादा छोटा है, साइज ज्यादा छोटा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम है। बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। वही ऑर्डर निकल गया। आई बात समझ में? बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ डोमेट्री बनाने के लिए, ज्योमेट्री की पोजीशन के लिए, ज्योमेट्री लगाने के लिए। ये चीजें बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन नहीं। आया समझ में सभी को? बोलो ना, क्या करोगे? छापो, फुल स्पीड में छापो। एक मिनट। हाँ हाँ, ऑक्सीजन स्टेट मेथड मोस्टली सब एग्जांपल्स में लग जाएगा। आपके कोर्स में जितने एग्जांपल उसमें सब जगह लग जाएगा। कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जिसमें नहीं लगता है, जहां कुछ और लगता है, पर वो आउट ऑफ कोर्स है, मैं नहीं डील कर रहा हूं उस चीज को। बताऊं? नहीं, जरूरत नहीं है, रहने दो उसको, है ना? आप उसको बेटा, मैं ऑनलाइन वालों कर रहा हूँ स्लाइड। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे कर रहा हूँ ना, इतना क्यों लिख रहे हो? डांटने लग जाते हो मुझे। जल्दी लिखो। ऑनलाइन वालों जल्दी लिखो फटाफट। इसको भी थोड़ा सही करते हैं।
हो गया? आज तो टाइम ही पता नहीं चला यार। हम्म। हाँ, जहां पर भी इस तरह के सिनेरियो है जहां ऑक्सीजन स्टेट मेथड है वहां लग जाएगा। बेंड रूल भी ऑलमोस्ट हर जगह लग जाएगा, ऑलमोस्ट हर जगह लग जाएगा। बाकी जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां मत लगाओ, क्योंकि बेंड रूल लगाना टफ पड़ता है। इतना आसानी से बेंड रूल को प्रिडिक्ट, मतलब ये तो चलो अपने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, मैंने करवा दिए, आपने कर लिए, पर कुछ नया एग्जांपल आ जाए ना तो बेंड रूल लगाना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं रहता है, दिक्कत आती है। तो कोशिश करो ऑक्सीजन स्टेट वाले मेथड से। बेंड रूल इज ऑल अबाउट आउट ऑफ कोर्स। ये बेंड रूल वाला पार्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये आउट ऑफ कोर्स है आपका पूरा। ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं और आ ही जाते हैं घूम फिर के कभी ना कभी, इसलिए करवाना पड़ता है। पर एनसीईआरटी में ढूंढोगे ना तो कहीं भी नहीं लिखेगा, मिलेगा आपको ये कि ऊपर नीचे आपको मोर वाले को प्लेस करना है ट्रायंगल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में वगैरह वगैरह, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। उसने डायरेक्टली बस लिखे हुए स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसमें नहीं। मैं एक रूल जानता हूँ, उससे सब स्ट्रक्चर आ जाता है। मुझे ही बताना बेटा, मेरे को नहीं पता ऐसे, मुझे कम ही चीजें आती हैं। स्लाइड करें, हो गया बेटा, लिख लिया इतना, स्लाइड कर दूं? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, काफी है आज के लिए। अरे यार, होमवर्क देना है, होमवर्क देना है। बोलूं? होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बिगनर बॉक्स कर लेना आप लोग एक तो, बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3, 1 2 3, मतलब 1 2 तो पहले दे चुका हूँ शायद, 3 वाला कर लेना, 4 वाला कर लेना, 3 4 और 5, 5 मत करना, 5 मत करना, 3 4 लिख लेना। 5 वाला डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वाले क्लास में हो जाएगा। बिगनर बॉक्स 3 4 5। उसके बाद एक्सरसाइज में कहां तक दिए थे, कुछ याद है क्या?
चलो ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो हो दे दिए वो ठीक है, पर मैं दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40, 1 से लेकर 40, जिसमें मैक्सिमम मैं पहले दे चुका हूँ 1 से लेकर 40 तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर के 87, 84 से 87, सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 5, 8, 10, 12, 13, 7, 14, 19, मैं ये सब दे चुका हूं हालांकि, पर मुझे पता नहीं है एक्चुअली कौन से दिए, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जो दे दिए वो देख लेना अपने हिसाब से। 27, 29, 30, 31, 37, ठीक है, अभी ये ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 वगैरह और 4 वगैरह जो है वो लास्ट में एक साथ करना, 3 और 4 वाली, 3 वाली, 4 तो नहीं, 3 वाली। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।